अस्सलाम वालेकुम। साहिबजादा फरहान के साथ कब कब किसने क्या क्या गेम की, इसकी भी एक शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में जैसे पेशावर ज़ल्मी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, उसका भी एक शॉर्ट सा रिव्यू मैं बाद में पेश करूंगा। अगर हम स्टार्ट करें साहिबजादा फरहान वाली स्टोरी से, तो देखें, साहिबजादा फरहान एक कैलेंडर ईयर में 4 सेंचुरियां करने वाले दुनिया के 4-5 प्लेयर्स में शामिल हो चुके हैं। क्रिस गेल ने की हुई हैं, 2-3 प्लेयर्स ने और की हुई हैं। और जस्ट ये नहीं है कि उन्होंने अभी इसी साल की हैं, पिछले साल जो नेशनल टी20 कप हुआ था उसके भी वो टॉप स्कोरर रहे थे, जिसकी बेस पे लॉ कलंदर्स ने लास्ट ईयर पीएसएल में उन्हें सिलेक्ट किया था। और पीएसएल भी उनकी अच्छी खासी चली गई थी, बुरी पीएसएल नहीं गई थी। कोई तकरीबन 300 के करीब रन उन्होंने उसमें भी किए थे। उसके बाद उससे भी पहले अगर देखा जाए तो वो कायदे ट्रॉफी में और जो वनडे कप है उसमें भी वो पिछले 3-4 साल के, अगर आप 3-4 बेस्ट पाकिस्तान के डोमेस्टिक बैट्समैन निकालेंगे तो उसमें वो आता है। अब इतनी परफॉर्मेंसेस देने के बाद लास्ट ईयर जब नेशनल टी20 कप में उसने टॉप किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उसको न्यूजीलैंड के टूर में पाकिस्तान लेके गया था। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, पहली दफा वो कप्तान बने थे। और उस सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने शाहजादा फरहान को चांस दिया था नंबर 5 या नंबर 6 पे, और वो आए थे। और वो, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो नॉट आउट गए थे 14-15 रन करके आखिर पे 18वें-19वें ओवर में उनकी बैटिंग आई थी। उसके बाद फिर वो ड्रॉप कर दिए गए, फिर एक साल तक उन्हें कोई टी20 क्रिकेट नहीं मिली। उसके बाद दोबारा जब लास्ट ईयर, उसके बाद फिर जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिर नेशनल टी20 कप खेला, फिर परफॉर्मेंसेस दी, सारे साइकिल को उन्होंने जब दोबारा रिपीट किया, तो अभी जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पर भी उनको 1 या 2 गेम्स मिली थी। तो आप देखेंगे एक दफा पहले 2-3-4 साल की मैसिव परफॉर्मेंसेस के बाद एक मैच नॉट आउट 5वें नंबर पे आते हैं और फिर ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद एक साल की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद 2 मैचेस मिलते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि टेक्निक अच्छी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मटेरियल की बात करें तो फवाद आलम के बारे में भी यही बात करते थे, लेकिन टेस्ट मैचेस में जब जब उसको चांस मिला उसने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। तो सेम चीज अब फरहान के साथ के बारे में भी की जाती है कि जी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा सिंपल सी बात ये होती है कि इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एक बंदा अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगा के आ रहा है तो एटलीस्ट उसको एक सीरीज पूरी देनी चाहिए, उसके बाद आप उसको जज करें कि हाँ इस लेवल पे आके वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। आप उसको 1 या 2 मैचेस खिला के ड्रॉप कर देंगे तो आप जज नहीं कर सकते कि उसकी टेक्निक क्या है, वो इस क्वालिटी बॉलिंग को खेल सकता है नहीं खेल सकता है। तो उसके साथ पहले उस वक्त हफीज डायरेक्टर क्रिकेट थे जब न्यूजीलैंड में एक मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, और अभी जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो आकिब जवेद थे। तो डिफरेंट कप्तान, डिफरेंट कोचेज, डिफरेंट सिलेक्शन, सब लोगों ने ही कुल मिला के साहिबजादा फरहान के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की है। उन्हें वो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। एनी हो, अब आते हैं पेशावर ज़ल्मी ने जो आज काम किया। देखिए, पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक कमजोर है, बाकी टीमों के मुकाबले में थोड़ा सा नजर भी आता है, और उसकी रीजन ये है क्वालिटी बॉलर हैं। अली रजा क्वालिटी बॉलर है, सुफियान वकीम क्वालिटी बॉलर है, बट एक्सपीरियंस नहीं है। अब होता क्या है कि आपने एक तो अपने बॉलिंग अटैक में जो ओवरसीज बॉलर लिए हैं वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस बॉलर नहीं लिए, फिर आपके पास जो अपने लोकल बॉलर है वो भी यंग बॉलर है। तो एक टैलेंटेड टीम को, एक टैलेंटेड यूनिट को एक बेहतरीन इफेक्टिव यूनिट बनाने के लिए 1-2 बीच में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बॉलिंग में जिनका एक्सपीरियंस हो, जो बॉलिंग में सिचुएशन को समझते हों और वहां पे अच्छी एडवाइस दे सकें। अभी अगर आपकी टीम में मोहम्मद आमिर टाइप अगर कोई बॉलर हो तो बात और थी। अब इस सिचुएशन में जो कोच बाहर बैठा हुआ है मोहम्मद अकरम, उसका बहुत रोल था कि वो वहां पे कम्युनिकेट करे, हर ओवर के बाद कम्युनिकेट करे। वहां पर कप्तान बाबर आजम का बहुत रोल था कि वो कम्युनिकेट करे, लेकिन ना तो पूरी इनिंग्स में कहीं पर मोहम्मद अकरम कम्युनिकेट करते हुए नजर आए और ना ही बाबर आजम कम्युनिकेट करते हुए नजर आए। अली रजा ने जो पहला ओवर किया है वो इसकी सुप्रीम एग्जांपल है। वो हर गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर रहा है, फुल टॉस से दिया जा रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई तुम पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हो, यॉर्कर्स की ट्राई ना करो, तुम गुड लेंथ हिट करो, गुड लेंथ पे आके कुछ बैट्समैन को थोड़ा बहुत ट्रबल होगा। कोई शॉर्ट बॉल उसको कहा जाए। अजहारी जोसेफ ने पहले 3 ओवर में शॉर्ट बॉल्स की हैं, उसको काफी सक्सेस मिली, लेकिन अली रजा को कोई समझाने वाला नहीं था कि तुम शॉर्ट लेंथ बॉल करो, बाउंड्री छोटी है, चांस एक ही है, आगे गेंद करोगे तो पक्का है कि मार पड़नी है, शॉर्ट बॉल करोगे तो मे बी गेंद ऊपर उठ जाने का चांस हो, कैच निकलने का चांस हो, लेकिन किसी ने नहीं समझाया।
तो बड़ी अजीब सी, ऐसा लगा जैसे जल्मी बिल्कुल क्लूलेस हैं, कोई उनके पास सोल्यूशन ही नहीं था। फिर बैटिंग में जब आप इतना बड़ा स्कोर खा के आ जाते हो तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि यार 6 ओवर पहले बहुत तेज खेलने की जरूरत है, 80-85 रन पहले 6 ओवर में करेंगे तो हमारा चांस बन सकता है। वहां पे बाबर आजम खुद बैटिंग पे आ जाते हैं, तो वहां पे मिच ओवन को बैटिंग करवाने की बजाय बाबर आजम आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिच ओवन आते तो परफॉर्म कर जाते, वन डाउन पे भी आके उनसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक आपकी बाय बुक या बाय थ्योरी एक अप्रोच ही बात होती है। वो अप्रोच वही है कि नहीं, बाबर आजम नहीं ओपनिंग करनी। बाबर अगर चल जाते, 6 ओवर खेल जाते, तो क्या बाबर 80 रन कर पाते? कभी ना कर पाते। वो मैक्सिमम 6 ओवर में 60-65 पे जल्मी पहुंचा होता। तो एटलीस्ट आपकी अप्रोच तो ठीक हो, आपका प्रोसेस तो ठीक हो, रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात होती है, लेकिन जल्मी का ना तो प्रोसेस ठीक लग रहा है ना ही अप्रोच ठीक लग रही है।